जय हिंद दोस्तों। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश के अंदर आज की डेट में काफी युवा खेती बाड़ी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आज मैं आपको लेकर आया हूं शेड कैसे बनाएं। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पोल्ट्री का शेड है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये पोल्ट्री फार्म का जो शेड है बनाया गया है, इनके बारे में किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपने किन किन चीज़ों को बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ। तो आप जैसा देख सकते हैं मेरे पीछे एक पोल्ट्री फार्म का शेड है। हमने आज डीप लीटर शेड के ऊपर ये वीडियो कवरेज कर रहे हैं। डीप लीटर शेड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। डीप लीटर शेड कैसे बनाएं। डीप लीटर का मतलब होता है कि नीचे से जो शेड है वो कैसे बनाएं, जो जमीन पर रखने के लिए, जैसे आपने ब्रॉयलर फार्मिंग करनी है, देसी मुर्गी पालन करना है, कुछ इस तरह की फार्मिंग करनी है, उसके बारे में शेड कैसे बनाएं। स्टेप नंबर 1, तो सबसे पहले हमने ध्यान रखना है दिशा का। दिशा की अगर मैं बात करता हूं, जैसे आप देख सकते हैं अभी दिन का समय है, सूर्य देवता सिर पर हैं। हमारे पास 4 तरह दिशा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आपने किसी भी माध्यम से दिशा का पता लगाना है। आपके एंड्रॉयड फोन में एक ऐप आता है कंपास के नाम से, कंपास में भी आप अपना दिशा को चेक कर सकते हैं। आपने जब भी शेड बनाना है तो आपने लंबाई का हमेशा ध्यान रखना है। जो दिशा है आपकी ईस्ट वेस्ट की होनी चाहिए, मतलब पूर्व पश्चिम की दिशा होनी चाहिए, ताकि हवा क्रॉस हो। पूर्व पश्चिम का मतलब कई जगह पर उसे देसी भाषा में अगर बात करता हूं परवा पछवा बोल देते हैं। ईस्ट वेस्ट के आपका डायरेक्शन होना चाहिए, ताकि आपकी हवा प्रॉपर तरीके से क्रॉस होनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि जब भी हवा चलती है, लगभग 2 तरह से हवा चल रही है, पूर्व से या फिर पश्चिम से। इससे क्या होता है कि जो भी आपकी पूर्व की तरफ से हवा आएगी, क्रॉस करके आपका शेड को दूसरी तरफ जाएगी पश्चिम से, और पश्चिम से आएगी तो वो पूर्व से निकलेगी। तो इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी शेड बनाए पूर्व व पश्चिम की दिशा में बनाए। ये बात मैटर नहीं करती कि आप उसे कच्ची छत का बना रहे हैं, आप उसे बैम्बू से, बांस से बना रहे हैं, आप उसे सीमेंट की चादर से बना रहे हैं या फिर लेंटर से बना रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है कि दिशा का ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2। तो पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए, शेड बनाने के लिए स्टेप नंबर 2 है कि आपके फार्म की ऊंचाई क्या। आप देख सकते हैं यहाँ पर खेत है, खेत में कुछ सब्जियां लगी हुई हैं, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इससे कितनी ऊंचाई पर हमने अपना फार्म बनाया है। मतलब कि फार्म की ऊंचाई आपकी आपके खेत की ऊंचाई से कम भी 1 फीट के आसपास ऊपर होनी चाहिए। 1 फीट नहीं तो आधा फीट कम से कम ऊपर होनी चाहिए, ताकि आपके फार्म में किसी भी तरह का अगर वाटर फ्लो होता है, कई बार भारी वर्षा हो जाती है, तो बारिश का पानी आपके शेड के अंदर एंटर ना कर सके। इसके लिए आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने जब भी शेड बनाना है, प्रैक्टिकली आपको ये बता रहा हूं कि आपने अपने शेड की ऊंचाई जमीन से ज़्यादा रखनी है। आप मिट्टी की भरत करके, मलबा वगैरह कुछ भी आपके पास जो एक्स्ट्रा आपके पास वहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो सकता है, आप अपने शेड की सबसे पहले जो नींव भरेंगे, जो बनाएंगे आप अपने शेड का सरफेस है, जो आपने नीचे वाले खेत से ऊंचा रखना है। इस बात का आपने दूसरे नंबर पे बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि आपके शेड की ऊंचाई जमीन से ऊंची होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं स्टेप नंबर 3। तो दोस्तों स्टेप नंबर 3 है फार्म की हाइट, फार्म की ऊंचाई। अगर मैं बात करता हूं, फार्म की ऊंचाई कम से कम भी 10 फीट के आसपास होनी चाहिए। 11 फीट होती है तो और भी अच्छी बात है, जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतना अच्छा रहेगा। हालांकि मुर्गी को इतनी ऊंचाई की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि जब भी ऊपर से डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है, धूप पड़ती है, तो सीधा आपके जानवर तक इफेक्ट ना पड़े, इसलिए आपने फार्म की हाइट का खास तौर पे ध्यान रखना है। लगभग 10 फीट के आसपास आपके फार्म की छत कम से कम हो। अगर 10 फीट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 9 फीट तो कम से कम हो। आपने इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है। जब भी आपने शेड बनाना है, फार्म की हाइट का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है कि फार्म की हाइट कम से कम भी आपकी 9 से 10 फीट होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 है दोस्तों जो आपके फार्म का सरफेस एरिया। अगर मैं बात करता हूं जो नीचे का, जो फार्म की अगर मैं बात करूं, नीचे से आपका फर्श कैसा है, आप उसे पक्का बना रहे हैं, कच्चा बना रहे हैं। आप बात से 2 तरह से बना सकते हैं। आप इसके ऊपर ईंट बिछाकर भी कर सकते हैं। अभी हमने जैसे फार्म में थोड़ा चूना वगैरह भी लगाया है, चूना बिछाया है, नीचे इसके पक्का है। तो आपने इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है, अगर आप इसे कच्चा बना रहे हैं तो आप कच्चे के भी अलग बेनिफिट हैं, और पक्का बना रहे हैं तो पक्के के अलग बेनिफिट हैं। कच्चे के लिए अगर मैं बात करता हूं, आपके पास बजट कम है तो आप इसे कच्चा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जब भी आप कच्चा छोड़े, मिट्टी बिछाएं तो उसके ऊपर दुर्मट के साथ जो भी आपके पास यंत्र वहां पर मिले, देसी जुगाड़ मिले, तो आप उसे अच्छे से मिट्टी को दबा जरूर दें। क्योंकि जब भी आपका बर्ड उसके ऊपर बैठेगा तो उसे खोदने की कोशिश करेगा। हालांकि देसी बर्ड में आपका अगर वो खोद भी देता है तो उसे कुछ ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि कच्चा फर्श आपका होगा तो कच्चे फर्श को अच्छी तरह से आप
बढ़िया तरीके से उसकी मिट्टी को बहुत अच्छे से बिठा दें। पानी डालें बार बार, उसको पानी डालने के बाद उसको दुरमट के साथ जो भी आपके पास वहां पर मौजूद है इजीली आपने उसे रोलर के साथ उसे अच्छी तरह से दबा देना है। या फिर दूसरा तरीका है कि आप उसके ऊपर ईंट बिछा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ईंट बिछाई हुई है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5। पांचवा नंबर क्या है? स्टेप नंबर 5 के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपने जब भी फार्म को बनाना है, आपने इस बात को देख लीजिए, फार्म की मजबूती बहुत बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। जैसे आज मैं आपको जो है ऊपर देख रहे हैं, ऊपर जो है हमने गार्डर के ऊपर यहाँ पर पत्थर सिलियां रखी हुई हैं। इसके अलावा छत की अगर मैं बात करता हूँ, छत को आप कच्ची कड़ियों के साथ भी बना सकते हैं, लेंटर से भी बना सकते हैं। आपको प्रैक्टिकली मैं अगली वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप किस किस तरीके से बना सकते हैं। सीमेंट की चादर से भी बना सकते हैं। उसको बनाने के काफी सारे तरीके हैं। आप उससे जब भी बनाएं तो इस बात को आप अच्छी तरह से पक्का कर लें कि आपका जो शेड है वो मजबूत होना चाहिए। मतलब बारिश तूफान वगैरह में आपके शेड को, आपके बर्ड को किसी तरह का डैमेज ना हो। तो आपने जो शेड बनाना है वो अच्छे से मजबूती से बिल्कुल पक्के से बनाना है। आप चाहे उसके लिए अपने बजट के अनुसार अपनी सीमेंट की चादर लगा रहे हैं, या आप उसके ऊपर कच्चा बना रहे हैं, बैम्बू लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो फार्म की मजबूती बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं स्टेप नंबर 6। तो दोस्तों स्टेप नंबर 6 है, आप ये जानना चाहेंगे कि आपके फार्म की जो अंदर से हाइट है, नीचे की दीवार है, उसकी हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर लगभग 8 इंच के आसपास की हाइट है, आप इसे 8 इंच कम से कम रखें। आप इसे 10 इंच भी रख सकते हैं और 12 इंच मैक्सिमम इसे रख सकते हैं। मतलब कि 1 फीट के आसपास इसे रखें, ज़्यादा आइडियल है। आप इससे ज़्यादा मत करें, 1 फीट के आसपास रखें। इससे क्या रहेगा कि जब भी आपके बर्ड को जो वेंटिलेशन है, जब हवा की क्रॉसिंग होगी, जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, तो डायरेक्टली आपके बर्ड को, कई बार क्या होता है सर्दी में, जैसे ज़्यादा सर्दी होती है, सर्दी में आपके बर्ड को वो दिक्कत नहीं देगी, परेशानी नहीं देगी। इसके अलावा आपके फार्म में गैसेस वगैरह जो भी बनेंगी, उससे आपका बर्ड सेफ रहेगा। नीचे बाहर से जो जानवर होगा वो आपके बर्ड को देख नहीं पाएगा। आपके बर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, कई बार क्या होता है छोटा जानवर आपके बर्ड को परेशान करने की कोशिश करता है, तो आपने जो नीचे की जो हाइट है इसकी दीवार की, आप इसे 1 ईंट के साथ बना रहे हैं या डबल ईंट लगाकर बना रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। आप अपने बजट के अनुसार बना सकते हैं। तो नीचे की हाइट है कम से कम भी आपकी 8 इंच से 12 इंच के आसपास होनी चाहिए। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 7। 7वां कदम क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आपने इससे पहले हमने आपको बताया कि आपने शेड कैसे बनाना है, उन सब के बारे में। इसके बाद बारी आती है जाली की। जो जाली आपने अपने फार्म में लगानी है, मुर्गा जाली आपने लगानी है। मैं आपको एक बार क्लोजली दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं। आसानी से दिखाने के लिए हमने यहाँ पे स्पेशल जाली लगाई है। ये जाली आप देख रहे हैं, एक उंगली के बराबर आप देखते हैं इसमें सुराख है, लगभग उससे भी नहीं जा सकता। तो जाली आपने जो लगानी है, इंचिस में आपको शायद समझ में नहीं आएगा, तो आप इसे हैंडमेड भी यूज कर सकते हैं। आजकल अगर बात करता हूँ मशीनी जाली भी आती है, तो आप इसे जो जाली आप लगाते हैं, आपने इस चीज का ध्यान रखना है, मुर्गा जाली लगाएं। जाली लगाते समय इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि जाली का साइज क्या है। अगर बात करते हैं जाली का साइज, अब मैं आपको एक उंगली के माध्यम से बताना चाहूंगा। अगर मान लो इसके अंदर कोई जानवर आना चाहे बाहर से, कोई भी इस तरह का जानवर जैसे कि सांप, नेवला इत्यादि, इस जाली से एंटर ना कर पाए, तो आपने इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है। जो भी जाली लगानी है आपने वो मजबूत लगानी है। किसी भी अच्छी कंपनी की या किसी भी लोकल वेंडर से जब भी आप जाली खरीदे, इस बात को आश्वस्त कर ले कि जो जाली लगा रहे हैं वो मजबूत हो। एक और बात का आपने ध्यान रखना है खास तौर पर, जब भी आप इसे लगाएंगे, कि जो जाली की हाइट है लगभग 7 फीट के आसपास होनी चाहिए। 7 से ज्यादा हो तो भी बहुत अच्छी बात है। 7 फीट तो कम से कम 6 फीट तो होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन बनी रहे। आपका ऊपर अगर आप कवर करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप सीमेंट की चादर का बनाते हैं तो शायद ऊपर भी कवर करने की जरूरत नहीं है, ऊपर तक आप जाली लगा सकते हैं। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। जो भी नीचे से आपने पहले आपको बताया था मैंने, दीवार छोड़नी है, दीवार से ऊपर जो जाली रखनी है आपने ऊपर तक रखनी है, ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर हो, मतलब हवा की क्रॉसिंग अच्छे से हो, जिससे आपके बर्ड को किसी तरह की परेशानी ना हो। दोस्तों इसके बाद आता है स्टेप नंबर 8। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पानी की टैंकी रखी हुई है। पानी की टैंकी हमने अपने फार्म में जो व्यवस्था की है उसको हमने ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगाया है। आप इसे मैनुअल ड्रिंकर भी लगा सकते हैं, लेकिन पानी की टैंकी का खास तौर पे ध्यान रखना है। आपकी फार्म की हाइट से ऊंचाई पर होनी चाहिए जो फार्म का टैंक है। अगर फार्म का टैंक ऊंचा होगा तो फार्म का टैंक ऊंचा होने से क्या होगा, जो प्रॉपर आपके ड्रिंकर के अंदर वाटर फ्लो होगा वो सही तरीके से जाएगा, पानी के अंदर पूरे अच्छे से प्रेशर जाएगा और आपका जो बर्ड है पानी ठीक से पी सकेगा। प्रैक्टिकली मैं आपको फार्म पर लेकर आया हूं। हमारा ये उद्देश्य है आपको अच्छे से समझ में आए। आप ड्रिंकर कई तरह से लगा सकते हैं, आप मैनुअल भी लगा सकते हैं या आप ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगा रहे हैं। ऑटोमेटिक ड्रिंकर भी कई प्रकार के आ रहे हैं आजकल। अगर मैं बात करता हूँ, गोल कटोरी वाला ड्रिंकर है या गन वाला ड्रिंकर है,
काफ़ी तरह के ड्रिंकर आते हैं, आप इन ड्रिंकर्स को भी आप इंस्टॉल करवाएं। तो इसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जब भी पानी का टैंक रखवाना है, जो उसके अंदर पानी की आने और जाने की निकासी है, मतलब अगर मैं बात करता हूं जो इनपुट आउटपुट है उस चीज़ का ध्यान रखना है। पाइप अच्छे से आपके मजबूती के साथ, जैसे हमने क्लंप के साथ यहाँ पर टांगे हुए हैं पाइप अच्छे से मजबूती के साथ टंगे रहे हैं, क्योंकि ये बार बार नहीं बनता। आपने इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है जब भी आपने पानी की व्यवस्था करनी है, अपने बर्ड्स के हिसाब से, स्क्वायर फीट के हिसाब से जो भी आपने पानी की व्यवस्था करनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, ये 6000 स्क्वायर फीट का शेड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 6000 स्क्वायर फीट के शेड में हमने 90 से 100 ड्रिंकर लगाए हैं। एक लाइन यहाँ पर देख रहे हैं आप ड्रिंकर्स की, दूसरी लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, और तीसरी लाइन आप एक और आगे देख रहे हैं। अभी यहाँ पर प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पर ड्रिंकर इसलिए नहीं लगा कर दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो ड्रिंकर वाला सब्जेक्ट है, ये बात का है आपने वहाँ पर किस तरह से मैनुअल ड्रिंकर यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेटिक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पानी के टैंक को कम से कम ऊपर ऊंचाई पर रखें। अगर आप मैनुअल ड्रिंकर यूज़ कर रहे हैं तो नीचे पानी के लिए एक होद वगैरह जरूर बनाएं, जिससे क्या होगा कि कभी आपको ड्रिंकर धोने में, साफ करने में दिक्कत परेशानी ना हो। इस चीज़ का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। जो पानी का टैंक है, वाटर स्टोरेज है, वो आपके पास बैकअप होना चाहिए। कम से कम 2 टैंक रखें आप। कई बार क्या होता है, आपका मोटर, बिजली, पानी वगैरह की दिक्कत परेशानी हो जाती है, लाइट नहीं आ रही है, या कई बार ऐसा हो जाता है कि मोटर खराब होगी, तो इससे आपके पास एक बड़ा टैंक एक्स्ट्रा जरूर रखें। अगर आपका 1000 लीटर पानी लग रहा है तो आप कम से कम भी एक 2000 लीटर का पानी का बैकअप जरूर रखें। एक बार पैसा जरूर लगेगा, लेकिन अगर 1 से 2 दिन 3 दिन अगर आपके पास वहां पर बिजली की या पानी की कोई दिक्कत परेशानी रहेगी, उससे आपको परेशानी होना पड़ेगा। तो आपने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है, जो पानी का टैंक है वो आपने डबल कैपेसिटी का रखना है, जिससे आपके बर्ड को और आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर मैं बात करता हूं स्टेप नंबर 9, तो बहुत जरूरी बात है कि आपने फीड स्टोरेज कैसे करनी है। फीड स्टोर करना बहुत जरूरी है। आपको बताना चाहूंगा, एक अलग से आपको रूम बनाना है फीड स्टोर करने के लिए। जैसे मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं, हमने फीड स्टोर के लिए एक रूम बनाया है अलग से। एक फीड स्टोर के लिए आपके पास अलग से रूम होना चाहिए, जिससे आपके फार्म की फीड जो है सही तरीके से स्टोर कर सके। फीड स्टोरेज में भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो उसकी स्टोरेज की हाइट है वो जमीन से ऊपर हो, ताकि आपकी फीड खराब ना हो। कई बार क्या होता है, एक उदाहरण के तौर पर आपको दिखाना चाहूंगा, कई बार क्या होता है हमारा फीड का मिसमैनेजमेंट हो जाता है। हम क्या करते हैं, फीड वैसे ही फार्म में यहाँ वहाँ कोई हम जगह बना लेते हैं। आप देख सकते हैं, उसके उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक बैग रखा हुआ है, बैग के अंदर से कुछ कभी चूहा कुतर रहा है, फीड नीचे खिंडा हुआ आप देख रहे हैं। इससे आपका फीड वेस्टेज वगैरह बहुत होता है। और इसके लिए एक बात का और ध्यान रखना, आपने जब भी आप फीड स्टोरेज करते हैं इस बात का ध्यान रखें कि आपका फीड जमीन से ऊपर होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर कुछ भी लकड़ी का फट्टा या लोहे का जाला वगैरह रख के, नीचे हम ईंट रख के, मतलब फीड जो है आपके स्टोर के अंदर भी जमीन से हाइट पर होनी चाहिए। कम से कम भी 1 ईंट से 2 ईंट की अगर आप हाइट बना लेंगे तो उससे क्या होगा, नीचे आप पक्की शेल्फ भी बना सकते हैं फीड रखने के लिए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा फीड स्टोर में आपने एक अलग से शेल्फ जरूर बनानी है। शेल्फ में अगर बात करता हूं, उसके ऊपर आपने कोई मेडिसिन वगैरह, दवाइयां वगैरह, वैक्सीन वगैरह कुछ भी रखना है, तो उस चीज़ के लिए आपको काफ़ी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी कि आप उसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एक सफील वगैरह का जरूर ध्यान रखें। इसमें आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन आपकी फीड को चूहों से आप निश्चित तौर पर बचा सकते हैं। दोस्तों, स्टेप नंबर 10 है बिजली। बिजली की व्यवस्था आपके फार्म में प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है। आपके पास लाइट का कनेक्शन है। कई बार हम जो फार्म बनाते हैं वो गांव की बिजली होती है, या फिर कई बार होता है खेत की बिजली होती है। 8 घंटे बिजली आती है या 22 घंटे बिजली आती है। मैटर यह है कि कई बार आपको फार्म के अंदर जब ब्रूडिंग के दौरान लाइट की व्यवस्था प्रॉपर रखनी है, उसके लिए आप अपनी क्षमता के अनुसार बिजली का बैकअप जरूर रखें। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जनरेटर के माध्यम से भी बिजली का बैकअप रख सकते हैं। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्दी में खास तौर पर, गर्मी में भी खास तौर पर ब्रूडिंग के टाइम पे बिजली की दिक्कत आती है। यदि आप जनरेटर इत्यादि लेने में असमर्थ हैं, तो आप उसके लिए इन्वर्टर के माध्यम से भी अपनी बिजली का बैकअप बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के अनुसार, मैं फिर से बताऊंगा, आप सिंगल बैटरी का लगाएं, डबल बैटरी का लगाएं, आप सोलर पावर के माध्यम से भी बिजली का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बिजली का व्यवस्था आपके फार्म पे प्रॉपर तरीके से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इसके बाद है कदम नंबर 11, लास्ट नोट द लिस्ट। इसका आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपने जब भी अपना फार्म बनाना है, इस चीज का खास तौर पर पूरे तरह से देख ले कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर मैं एक फार्म के पास आपको लेकर आया हूं। उस फार्म में क्या है, एक तरफ गन्ना खड़ा है। अब ये गन्ना क्या करेगा, आपके फार्म में जो वेंटिलेशन होने वाली है, एक तरफ से खुला है, एक तरफ से गन्ना है, मतलब कुछ भी आपकी बिल्डिंग भी हो सकती है। गन्ने का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं आपको कि पेड़ भी हो सकते हैं। कम से कम भी 20 फीट का सरफेस एरिया होना चाहिए,
ताकि हवा के आने जाने में कोई रुकावट ना हो। अब ये बार बार गन्ना इस हवा को रोकेगा तो बर्ड को वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होगी। इस बात का बहुत खास तौर पे ध्यान रखना है कि आपके फार्म के दोनों तरफ से वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, दोनों तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि वेंटिलेशन का सही तरीके से हवा का आवागमन फार्म में बहुत ज़्यादा जरूरी है। देख रहे हैं ऊपर लाइटिंग वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट वगैरह प्रॉपर बीच बीच में लाइट जरूर लगा के रखें। आपको टेम्परेचर का ठीक से पता रहे, इसके लिए बीच में फार्म में आपने जो है टेम्परेचर मीटर वगैरह इन सब चीज़ों का प्रयोग करें। एग स्टोरेज वगैरह इन सब चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखें। तो ये थी दोस्तों फार्म मैनेजमेंट, आपने फार्म को कैसे मैनेज करना है, कैसे बनाना है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।